जैसे भी हालात हुए कर्नल डिक्सन से मशवरा कर लिया जाएगा। जी, मैंने गर्दन हिला दी। उसके बाद भी हम दोनों काफ़ी देर तक गुफ्तगू करते रहे। कौसर ने इस दौरान चाय मंगवा ली थी। इसने चाय बनाकर सबको पेश की और ख़ुद भी एक कप लेकर बैठ गई। इसके बाद मैं नवाब साहब के पास से उठ गया। रात का खाना भी डाइनिंग हॉल में खाया गया और फिर नवाब साहब के कमरे में कर्नल डिक्सन के साथ शतरंज की कई बाजियां जमी। कौसर भी मौजूद थी और कर्नल डिक्सन की बेबसी पर बेहद मसरूर थी। आखिर में खुद कर्नल डिक्सन ने यह कहकर बसात उलट दी, भाई ये शख्स शतरंज का जादूगर है, इसकी चालें समझ में ही नहीं आती और सारे मोहरे फंसते चले जाते हैं। हाँ, गरीब का नाक में दम कर रखा है तुमने, देखा खुदा की लाठी पे आवाज़ होती है। नवाब साहब दांत निकालते हुए बोले और सब लोग हंसने लगे। फिर मैं इजाज़त लेकर कमरे में आ गया। दूसरी सुबह हस्ब मामूल थी। ज़रूरियात से फारुग हुआ और बाहर निकल आया। सबसे पहली निगाह कौसर पर पड़ी थी। इसने मुझे सलाम किया और मेरी तरफ बढ़ाई। चाय पी आपने? उसने फ़ौरन पूछा। अभी नहीं, मंगवाऊँ? अरे मैं कहता हूँ, मैंने एक वेटर को इशारा करते हुए कहा और फिर उसे चाय के लिए कहकर कौसर के साथ कमरे में आ गया। सरफराज साहब, आप एक बात का वादा और करें। हुक्म कौसर बीबी, मैंने शरारतन कहा। किसी वक्त अगर जहन पर गिरा गुजरूं तो साफ कह दें। क्या मतलब? मैं हैरत से बोला। अब देखिए ना, रात को भी आपका पीछा नहीं छोड़ा था और सुबह ही सुबह फिर नाजिल हो गई। कौसर मुस्कुराते हुए बोली। आप शर्मिंदा कर रही हैं कौसर। नहीं, बेतकल्लुफी से एक बात कह रही हूँ। मुमकिन है कभी आप तन्हा रहकर को सोचना चाहते हो और मैं ना वक्त आपके जहन पर बोझ बन जाऊँ। मैं तन्हाई नहीं चाहता मिस कौसर, मैंने जवाब दिया और कौसर मेरी शक्ल देखने लगी और फिर संजीदा माहौल में एक चूहा घुस आया। ये मेरिसा थी जिसने बड़े राजदाराना अंदाज में दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका था, लेकिन हम दोनों के चेहरे सामने ही थे और हमने इसे और इसने हमें बखूबी देख लिया था। दूसरे लम्हे मेरिसा ने बदवासी से चेहरा पीछे कर लिया। वो बौखला गई थी। फिर इसने यूँ झाँक कर भाग जाना भी मुनासिब न समझा। चुनांचे और दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। हेलो मेरी, हम दोनों ने इसका खैर मकदम किया और मिरिया मुस्कुराते हुए अंदर आ गई, लेकिन फिर वो एकदम संजीदा हो गई। आप लोग डिस्टर्ब तो नहीं हुए? हुए तो हैं, लेकिन खैर अब आप आ ही गई हैं तो तशरीफ़ रखिए, कौसर ने जवाब दिया। नहीं, आई एम सॉरी। मेरिसा वापस पलटी और मैं जल्दी से उठ गया। अरे मेरिसा डार्लिंग, अब हम ऐसे गए गुजरे भी नहीं हैं कि तुम हमारे साथ एक कप चाय भी ना पी सको। आओ बैठो, सिर्फ एक कप प्लीज़, मैंने बड़ी लजाजत से कहा और मेरिसा खुश होंठों पर जबान फेरती हुई कौसर की तरफ देखने लगी। आओ मेरी डेर, अब ऐसी भी क्या बेमरवती, कौसर ने कहा। ओह थैंक यू। मेरिसा सहमी हुई सी बैठ गई और हम दोनों इसे इस तरह देखने लगे जैसे वो कोई अजूबा हो। मेरिसा सचमुच नर्वस नजर आ रही थी। क्या तुम गलती से इधर आ गई थी? शायद तुम इसे अपना कमरा समझी थी, कौसर ने कहा। ओ नहीं, मैं सरफराज साहब की तलाश में आई थी, कौसर ने जुमला पूरा कर दिया। हाँ नहीं, मेरिसा घबरा कर बोली और मैंने कौसर की तरफ देखकर एक मामूली सा इशारा किया। मैंने इसे कहा था कि अब मेरिसा की जान बख्शी कर दी जाए और कौसर ने मेरी बात मान ली। चुनांचे इसने अपना मौजू बदल लिया। इससे कबल तुमने अफ्रीका के घने जंगलात का सफर किया है मेरी? नहीं, मेरिसा ने इसके सवाल पर चौंक कर इसकी तरफ देखा, जैसे इसमें भी कोई तंज तलाश कर रही हो। लेकिन कौसर ने मेरी बात मान ली थी। चुनांचे और जल्दी से बोली, मैं भी कभी ऐसी मुहिम पर नहीं गई। वैसे तुम्हारे दिल में क्या तासुरात है मेरी? कोई खास नहीं, मुझे इस सफ़र का सही अंदाज़ा ही नहीं है। मैं आने वाले वक्त के बारे में बहुत सोच रही हूँ। क्या? मेरिसा ने पूछा। वो अभी तक मशकूक थी। बस यही कि घने जंगलात होंगे, खतरनाक मनाजिर होंगे, नए हादसे हों, न जाने कौन कौन से वाक़यात का सामना करना पड़े। तुम्हें खौफ तो नहीं महसूस हो रहा मेरिसा? नहीं, इतने लोग साथ हैं, खौफ किस बात का? हाँ ये भी ठीक है, कौसर ने कहा। मैंने महसूस किया कि मेरिसा की वहशत किसी हद तक कम होती जा रही है और फिर चाय आ गई और कौसर ने एक कप चाय बनाकर इसे दे दिया। शुक्रिया, मेरिसा ने चाय कबूल कर ली। वैसे मैंने एक बात खास तौर से महसूस की है मेरिसा, कौसर बोली। क्या? ये बारबरा, डेनिला और दूसरी लड़कियां अपना अलहदा ग्रुप बनाए हुए हैं। ना ये तुमसे ज़्यादा मतवज्जा होती हैं, ना मुझसे, साथ ही रहती हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल, मैंने महसूस किया है, मेरिसा जल्दी से बोली। बहरहाल क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा ग्रुप अलग से, कौसर ने कहा और मेरिसा ने मेरी जानिब देखा। मैं खामोशी से चाय पी रहा था। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि कौसर मेरा मूड समझ गई है। मेरिसा अब तक हैरत ज़दा थी। हम दोनों की अचानक मेहरबानी इसकी समझ में नहीं आ रही थी। बहरहाल इसके बाद वो इस वक्त हमारे साथ रही जब तक नाश्ते का वक्त ना हो। किसी ने डाइनिंग हॉल में जाकर नाश्ता करने की हामी नहीं भरी, इसलिए कर्नल डिक्सन के कमरे को डाइनिंग हॉल बना लिया गया और निहायत बेतरतीबी से नाश्ता होने लगा। लेकिन इस बेतरतीबी में भी बड़ी दिलकशी थी। नाश्ते के बाद दिन भर के प्रोग्राम बनाए गए और इस वक्त तक सैर तफरीह की ठानी गई जब तक जोनोजो को इतला न दे। कर्नल डिक्सन और मैं तो शतरंज में सर खपाएंगे, हम जोनोजो का भी इंतजार करेंगे। बाकी लोग जहाँ चाहें जा सकते हैं, नवाब साहब ने कहा। क्या ख्याल है सरफराज, कौसर ने पूछा। जी फरमाइए। क्या हम इतने इशार पसंद हो गए हैं कि अब दिन भर उसे सर पर उठाए फिरेंगे? मेरिसा की बात हो रही है?
हाँ, मेरा ख्याल है पूरा दिन तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, फिर कोई तरकीब सोचो। कुछ ज़्यादा ही मुखलिस हो गई है, कौसर ने हंसते हुए कहा। तैयारियां तो ज़रूर करेगी, इससे कबल ही मैं पेशकश कर बैठी तो क्या होगा। मैं बाथरूम चला जाता हूँ, तुम अपने कमरे में तैयारियां करो, मैंने कहा और कौसर हंस पड़ी। इससे काम नहीं चलेगा, मेरा ख्याल है हम दोनों तैयार ही हैं। कहाँ चलेंगे ये फैसला बाद में कर लिया जाएगा, फिर एहतियात से निकल चलें। पहले आप किसी तरकीब से बाहर निकल जाइए, फिर मैं आती हूँ। और नवाब साहब से इजाज़त, बाद में बात हो जाएगी। वो अब शतरंज में सर खपाएंगे तो उन्हें कुछ याद न रहेगा, कौसर ने कहा, और मैंने उलझे हुए अंदाज में गर्दन हिला दी। बहरहाल फिर यही किया गया और मैं खामोशी से बाहर निकल आया। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।